हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोना। स्टूडेंट, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मोनोपोली मार्केट। और मोनोपोली मार्केट की अभी तक हम 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं और इन 5 क्लासेस के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम हमारी 6th क्लास जो है वो पढ़ेंगे और इस 6th क्लास के अंदर हम 3 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास डंपिंग। सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा कि अगर मोनोपोली मार्केट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर जीरो होती है, यानी कि उत्पादन की लागत अगर जीरो होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोनोपोली मार्केट में किस जो गुड्स हैं उनका कितना प्राइस लिया जाएगा। थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास कि क्या हमेशा मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस हायर होते हैं कंपेरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। तो इन 3 टॉपिक्स के हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है डंपिंग। डंपिंग को हम हिंदी में बोलते हैं राशि पतन। अब ये होता क्या है, देखिए, जब भी कोई भी गुड्स सेल किया जाता है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं डंपिंग के केस में कि मोनोपोली जो फर्म है वो 2 मार्केट के अंदर अपने गुड्स को सेल करती है। एक आपके पास फॉरेन मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं विदेशी बाजार, और एक होता है हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट जिसको हम बोलते हैं घरेलू बाजार। तो डंपिंग के केस में क्या है कि जो आपके पास घरेलू बाजार है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट, उसके अंदर प्राइसेस आपके कंपेरेटिवली क्या होते हैं, हाई होते हैं जो आपके पास फॉरेन मार्केट होती है उसके कंपैरिजन में। यानी कि जो आपके पास विदेशी बाजार होगा वहां पर चीजें सस्ती होंगी और जो हमारे पास घरेलू कंट्री है उसके अंदर जो चीजें हैं उसके प्राइजेस हाई होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2 कंट्री हैं। एक तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, डोमेस्टिक मार्केट, जिसके अंदर हमने ले लिया इंडिया को। तो ये हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक मार्केट है। सेकंड हम लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को, कि दुनिया में कोई भी जो देश है उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं कि नेपाल, भूटान, जापान, जो भी आपको लेना हो। अब क्या है, मोनोपोली मार्केट है हमारे पास जो कि इस गुड का प्रोडक्शन करती है, जिसको हम यहाँ पर मोबाइल का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। और इस मोबाइल फोन को 2 मार्केट के अंदर सेल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट को हमने सेल किया इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो मोनोपोली मार्केट है वो यहाँ पर होती है, एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि जो मार्केट होगी उसको मोनोपोली मार्केट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो यहाँ पर प्राइसेस रखे जाएंगे इस फोन के, वो प्राइसेस होंगे आपके हाई। ठीक, मतलब अगर हम इसका एग्जांपल के तौर पे लें, अगर इंडिया है तो इसके अंदर यहाँ पर 15,000 जो है सेम फोन के प्राइस हमने लिए। सेकंड केस में अगर हम इस गुड को सेल करते हैं किसी और मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपके पास फॉरेन मार्केट्स होती हैं वहां पर, तो वहां पर जो फर्म है वो फेस करती है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म प्राइस रखेगी वो यहाँ पर रखेगी लो। यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर इसने 15,000 रुपए प्राइस रखे थे, तो हो सकता है कि ये फॉरेन मार्केट के अंदर इसी गुड के प्राइस कितने रखे, 12,000 रुपीज। तो इसको हम कहते हैं डंपिंग। उसके बाद अगर हम बात करें डंपिंग की, तो डंपिंग के क्या क्या अचीवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्यों डंपिंग की जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर डंपिंग इसलिए की जाती है ताकि जो फॉरेन मार्केट्स हैं उसमें जितने भी प्रतियोगी होते हैं मोनोपोली मार्केट के, उन प्रतियोगिता वहां पर खत्म की जा सके, यानी कि जो कंपटीशन होता है इन गुड्स के अंदर उसको खत्म किया जा सके। सेकंड है कि जो फर्म है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, यानी कि जो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल हैं उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहती है। और पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का मतलब क्या है कि अगर आप लेबर और कैपिटल अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, कि अगर आपने लेबर और कैपिटल की 2 यूनिट्स को इंक्रीज किया, तो इससे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यानी कि हो सकता है कि अगर आपने इसको 2 यूनिट बढ़ाया है तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आपने अगर मान लीजिए फिर अगेन 2 यूनिट आपने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया, अब जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन है वो 20 यूनिट इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर फर्म ऐसी कंडीशन में है तो वो इसका एडवांटेज जो है उठाने की कोशिश करती है। थर्ड जो रीजन होता है, यानी कि थर्ड जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है जो फर्म का, वो ये है कि जो फॉरेन
मार्केट होती है, जो विदेशी बाजार होते हैं, उनके अंदर गुड्स की डिमांड को क्रिएट किया जाए। कि मोनोपोली अगर मान लेते हैं कि फोन का प्रोडक्शन करती है, तो वो इसलिए सस्ती प्राइजेस के ऊपर फॉरेन मार्केट के अंदर बेची जाती है ताकि उसकी जो डिमांड है उसको क्रिएट किया जा सके। जो उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए जो मोनोपोली मार्केट है उसके पास सरप्लस स्टॉक है, यानी कि उसने जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन उसने लार्ज स्केल पे किया है और उसके पास जो गुड्स का स्टॉक है वो जो है काफी ज्यादा मात्रा में है, काफी लार्ज क्वांटिटी के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने स्टॉक को खत्म करना चाहती है, और ये एक रीजन होता है कि जो फॉरेन मार्केट होते हैं वहां पे गुड्स को सस्ता रखा जाए ताकि उनको एक्सपोर्ट करके और जो एक्स्ट्रा स्टॉक है इससे फर्म को छुटकारा मिल सके। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, कि हमारे पास दो जो मार्केट है, एक तो हमारे पास है डोमेस्टिक जिसको हम बोलते हैं घरेलू मार्केट या घरेलू बाजार जिसको हम बोलते हैं, एक हमारे पास है फॉरेन मार्केट। तो इन दोनों के अंदर जो गुड्स की इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कि जो हमारे पास घरेलू बाजार है यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो आपके पास होती है लेस देन 1, और जो हमारे पास फॉरेन मार्केट होती है यहाँ पर जो गुड्स की इलास्टिसिटी होगी वो होती है ग्रेटर देन 1। तो इनके ऊपर हम जो कल की क्लास थी हमारी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। जिस भी मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है अगर वो लेस देन 1 होती है तो वहां पर जो गुड्स के प्राइस है उनको रखा जाता है हाई, और जिस मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है वहां पर गुड्स की जो प्राइस है, जो कीमत है, उसको रखा जाता है लो यानी कि कम। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हम देख रहे हैं वो है कि आपका अगर डंपिंग के अंदर जो प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कहां पर होता है, यानी कि जो आपके पास कीमत है और जो उत्पादन है उसका निर्धारण कहां पर होगा डंपिंग के केस के अंदर। तो यहाँ पर हम दो अजम्पशंस लेके चलते हैं इसकी, कि अगर आपके पास दो मार्केट हमने ट्रेड किए हैं, कि एक आपके पास डोमेस्टिक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं घरेलू बाजार, और दूसरा हमारे पास एक फॉरेन मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं विदेशी बाजार। तो इन दोनों के केस में आपके पास जो डोमेस्टिक मार्केट होगी, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो फर्म है वो काम करती है एज ए मोनोपोली मार्केट, यानी कि जो आपके पास फर्म होगी वो एकाधिकार के रूप में काम करेगी। लेकिन जब वो ट्रेड करेगी फॉरेन मार्केट के अंदर तो यहाँ पर वो जो है परफेक्ट कंपटीशन के रूप में यहाँ पर काम करती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो फर्में होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो काम करेगी। तो एक तो हमारे पास अजम्पशन ये हो गई। सेकंड अजम्पशन हमारे पास होती है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर उसके जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लेवल पर होंगे, यानी कि जो लाभ है वो उसके होंगे अधिकतम। तो इस अधिकतम लाभ की स्थिति में जो है मोनोपोलिस यानी एकाधिकारी संतुलन की स्थिति के अंदर होगा। अब ये संतुलन की स्थिति इसकी कहां पर होगी, यानी कि इसके जो प्रॉफिट है वो कहां पर मैक्सिमम होंगे, तो इसकी कंडीशन है जहां पर आपके पास MC इक्वल होता है MR के। तो इस केस के अंदर जो है फर्म को प्रॉफिट जो है उसके मैक्सिमम होते हैं और यहीं पर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। तो अब इसको हम एक डायग्राम जो है उसकी हेल्प से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक O एक्सिस है हमारे पास और एक है OY एक्सिस। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू को लिया है। उसके बाद हमारे पास एक PD लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं P और D। ये जो PD लाइन है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लाइन हम इसको बोलते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन हमारा कहां पर है, फॉरेन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हम जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर ये आपकी जो है हॉरिजेंटल लाइन होती है, और इसके अंदर जो आपके पास AR है, AR किसका, ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो इसको हम ARW से डिनोट करते हैं, यानी कि एवरेज रिवेन्यू जो वर्ल्ड की है वो। और एक हमारे पास हम डिनोट करते हैं इसमें MR, जो कि आपके परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमें पता है कि AR इक्वल होता है किसके, MR के। तो यहाँ पर ARW और जो MRW है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास हो गई किस केस में, जब आपकी मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है और फॉरेन मार्केट के केस में। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट है तो उसके केस में ये हमारे पास क्या है, AR है और इसको हम डिनोट करते हैं H से, कि ये हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट यानी कि अगर आपके पास घरेलू बाजार है तो उस केस के अंदर चीजें किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, AR है जिसको हमने AR H से डिनोट करा है। H को हम बोलते हैं होम कंट्री के रूप में,
यानी कि जो आपके पास घरेलू देश है उसको हम लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, MR कर्व है, और ये MR कर्व किसका है, H कंट्री का, यानी कि आपके पास जो घरेलू कंट्री है उसका। तो यहाँ पर आपके पास जो AR है वो ग्रेटर देन है किससे, जो हमारे पास MR है उससे, यानी कि आपकी जो औसत आय है घरेलू देश की वो ज़्यादा है, और जो मार्जिनल रिवेन्यू है यानी कि जो सीमांत आय है वो कम है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ तक हो गई। अब हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर हम चीज मान के चलेंगे कि जैसे हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, ये MR कर्व है होम कंट्री का। इसको हम रिलेट कर देंगे किसके साथ, कि ये हमारे पास रिलेशन दिखाएगा कि कंबाइंड एक हम MR ड्रॉ करते हैं। और ये कंबाइंड MR क्या है, कि यहाँ पर हमने दो MR कर्व को मिलाया है। कौन कौन से, कि जैसे हमारे पास ये जो कंट्री है ये हमारे पास फॉरेन ट्रेड की थी, ठीक है, जो फॉरेन मार्केट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये होम कंट्री है, तो ये है इसका MR कर्व। तो इन दोनों MR कर्व को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड MR कर्व। तो वो आपका कैसा होगा, उस केस में एक तो इतना जो पार्ट है आपका ये तो हो जाता है किसका, जो हमारे पास होम कंट्री है उसका, और बाकी जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर ये हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, यानी कि आपके पास जो फॉरेन मार्केट है उसका हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये टोटल MR जो कर्व है वो है किस किस का, एक तो आपके पास H और W कंट्री का। तो ये इस तरीके से हमारे पास होता है कि आपका जो MR कर्व है वो होगा कुछ ऐसा, और इसको हम बोलते हैं कंबाइंड MR कर्व। तो जब आपके पास हम MC कर्व ड्रॉ करेंगे, कि जैसे हमने ये ड्रॉ करा MC कर्व, तो ये MC कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये कट करेगा कहां पर, इस A पॉइंट के ऊपर, और A पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो होती है। और इस A इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आपके पास जो MR है, और ये MR किसका, होम कंट्री, और जो आपके पास W यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो इक्वल होता है किसके, MC कर्व के। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास आ जाती है, यानी कि आपका जो टोटल आउटपुट है वो फर्म का यहाँ पर डिसाइड हो गया कि टोटल आउटपुट कितना है, वो फर्म करेगी O से Q तक। इस E पॉइंट के ऊपर हमने जो दिखाया इक्विलिब्रियम, इसके अंदर टोटल आउटपुट कितना है, O से Q तक है, यानी कि जो आपके पास कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर हमने शो करा है। अब इसी टोटल प्रोडक्शन को जो फर्म है वो दो मार्केट के अंदर सेल करेगी। कि मान लेते हैं जो आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे कि जो OQ है ये 100 गुड्स के इक्वल है। अब इस 100 गुड को जो फर्म है वो दो मार्केट के अंदर सेल करेगी, एक तो आपके पास जो है फॉरेन मार्केट है, और एक जो यहाँ पर होगी डोमेस्टिक मार्केट। तो इन दो मार्केट के अंदर इस 100 गुड्स जो है उनको डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर कितना पार्ट यहाँ पे हम सेल करेंगे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, वो हम यहाँ पर देखते हैं। कि अब जो आपके पास ये जो MC कर्व है, ये इसी MC कर्व को हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो MR कर्व है होम कंट्री का, कि अगर हम इस केस के अंदर यहाँ पर देखें तो ये जो केस है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये कट करता है किसको, कि आपका जो होम कंट्री का MR कर्व है उसको। तो इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं E1, और A1 पॉइंट पे जो है आपके पास क्या है, MR H इक्वल होता है किसके, MC के, कि ये MC का लेवल हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तो इस लेवल के ऊपर जो फर्म है, जो होम कंट्री है, उसके अंदर OQ1 क्वांटिटी को सेल किया जाएगा, और इस क्वांटिटी के लिए प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा, OP1। यानी कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो आपके पास डोमेस्टिक मार्केट थी, उस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो यहाँ पर आपकी 50 यूनिट जो है उनको सेल किया जाएगा, और इसके प्राइसेस जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपने प्राइस डिसाइड कर लिया इसके लिए 80 रुपीज़, कि ये जो OP1 है, कि यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलें कि ये जो OP1 था, ये OP1 कितना है, इसको 80 रुपीज़ हमने प्राइस मान लिया। इसके ऊपर क्वांटिटी कितनी सेल करी है, OQ1, यानी कि आपने 50 क्वांटिटीज को सेल करा। जो बची हुई 50 क्वांटिटी है आपके पास, उसको सेल किया जाएगा फॉरेन मार्केट के अंदर, और इसके प्राइसेस क्या होंगे, इसके प्राइसेस होंगे ये OP, यानी कि आपके ये प्राइसेस हो सकते हैं कि आपके पास 40 रुपीज़ प्राइस हो। तो जो आपके पास फॉरेन मार्केट है, उस फॉरेन मार्केट के अंदर जो गुड्स हैं
उनको कम प्राइसेस के ऊपर सेल किया जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि जो डंपिंग है, डंपिंग के अंदर जो फॉरेन मार्केट होती है उसके अंदर चीज़ों को कम रेट के ऊपर सेल किया जाता है, और जो डोमेस्टिक मार्केट होती है यानी कि जो आपके पास घरेलू देश होता है वहां पर चीज़ों को हाई रेट के ऊपर सेल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है कि अगर मान लीजिए किसी कोई ऐसा गुड जो है प्रोडक्शन करती है मोनोपोली मार्केट, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की जो लागत है वो जीरो हो, यानी कि हम यहाँ पे मानते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जीरो होती है, यानी कि आप चाहें इस गुड्स की कितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट का आप प्रोडक्शन कर लें, हर एक कंडीशन के अंदर जो आपकी सीमांत लागत होगी वो जीरो होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोनोपोली जो मार्केट है उसमें गुड्स का प्राइस कहां पर डिटरमाइन होता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि मान लीजिए एक जो फर्म है वो माइनिंग का काम करती है, यानी कि खुदाई का काम वो करती है। तो जब वो खुदाई का काम करी थी तो उसको एकदम से क्या है कि पानी का जो स्रोत है वो मिल गया, मिनरल जो वाटर है वो उसको मिल गए। उसने मिनरल वाटर को जो है वो ढूंढने या उसको ढूंढने के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसके लिए जो मिनरल वाटर उसने फाइंड करा है, इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी जो कॉस्ट है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि उसने इसको फाइंड करने के लिए कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो किया नहीं था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी कॉस्ट जीरो है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके प्राइस क्या है। तो प्राइस हमें यहां पर फाइंड करने हैं। तो चलिए इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक AR कर्व है और ये हमारे पास जो है MR कर्व है, और यहां पर हमारे पास जो MC है वो क्या है, जीरो है, यानी कि जो मार्जिनल आपके पास कॉस्ट होगी, सीमांत जो आपके पास लागत है वो कितनी है, जीरो है। तो जीरो का मतलब है कि वो आपकी इस वाली जो लाइन है हमारे पास ओ एक्सिस है उसके इक्वल होता है, यानी कि आपके पास जो ओ एक्सिस है इसके इक्वल होती है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। तो आपके पास जब ये मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी अगर मान लीजिए इस ओ एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसी के इक्वल अगर वो होती है, तो यहां पर जहां पर आपका जो MR कर्व है यानी कि आपकी जो MR है वो आपकी जिस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाती है, तो यहां पर ये इक्वल होती है किसके, MC इक्वल MR के। हम इस पॉइंट को यहां पर अगर नाम दे दें तो ये E पॉइंट है, और ये E पॉइंट जो है वो शो करता है कि यहाँ पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के। तो यहाँ पर एक तो जो आउटपुट है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, दूसरा जो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल है यानी कि जो आपके पास संतुलन बिंदु है उसका निर्धारण हो गया किस, E पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फर्म है वो OQ क्वांटिटी को सेल करती है, और OQ क्वांटिटी को जब सेल करेगी तो उसके प्राइस उसने रखे हैं कितने, OP प्राइसेस क्यों रखे, क्योंकि जो आपके पास AR कर्व है ये AR कर्व को टेंजेंट करती है जो आपके पास क्वांटिटी लाइन है ऊपर जाके, तो आपके जो प्राइसेस हैं उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है कितना, OP। तो ये हमारे पास यहाँ पर OP प्राइस के ऊपर सेल की जाती है अगर मोनोपोली मार्केट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जीरो हो। तो आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, जीरो की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या मोनोपोली मार्केट के अंदर हमेशा गुड्स के प्राइस हाई होते हैं कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, यानी कि आपकी जो एकाधिकारी बाजार होता है क्या उसके अंदर हमेशा जो गुड्स के प्राइस हैं वो अधिक होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के कंपैरिजन में। तो देखिए ये जो नॉर्मली अगर हम कंडीशन देखें तो जो आपके पास मोनोपोली मार्केट होती है यानी कि जो आपके पास एकाधिकार बाजार होता है उसके अंदर गुड्स के जो प्राइस हैं वो नॉर्मली हाई होते हैं, यानी कि सामान्य स्थिति के अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होते हैं। और जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है यहाँ पर गुड्स के प्राइस लो होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की अगर हम बात देखें तो उसका कारण यह है कि जो आपके पास मोनोपोली मार्केट होती है उसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है फर्म के द्वारा, यानी कि वो अपने जो प्राइस से संबंधित जो डिसीजन है वो खुद लेती है अपने आप, यानी कि वो चाहे तो इस गुड के प्राइस हाई रख सकती है, वो चाहे तो इस गुड के प्राइस को लो रख सकती है। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की
तो वहां पर जो गुड्स हैं उसके जो प्राइस का डिसीजन लिया जाता है कि जैसे एक्स गुड है तो ये लिया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा। और इंडस्ट्री में भी कहां पर, जहां पर आपकी जो टोटल डिमांड है वो आपकी इक्वल होती है किसके, टोटल सप्लाई के। तो जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर जो गुड्स की क्वांटिटी और जो उसके प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर जो मोनोपोली मार्केट है उसके प्राइसेस लो होते हैं कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन के। तो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो कंडीशन आपकी, अगर हम बात करें इस फर्स्ट कंडीशन की, कि जो फर्म है अगर मोनोपोली मार्केट अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है और इकोनॉमिक के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर जो उसको मिल रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो उत्पादन की लागत है वो काफी कम होती है। तो हो सकता है कि वो इस गुड्स के जो प्राइस है उसको लो रखे। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो यहाँ पर जो काम करने वाली जो फर्म है वो स्मॉल फर्म्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी जो फर्में होती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो उनको प्रॉफिट मिलने चाहिए, जो उनका इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है वो काफी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो जिस प्रकार के उन्हें इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलना चाहिए, जिस प्रकार के उनके बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो उनको मिलते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उनके प्राइस हैं वो कंपेरेटिवली हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा हो मोनोपोली मार्केट के कंपैरिजन में। इसके बाद हमारे पास जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर है कि जो मोनोपोलिस्ट है, फॉर एग्जांपल वो कुछ टाइम पीरियड तक एज ए पब्लिक के जो सर्विस है उसके लिए काम करना चाहता है, जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए वो काम करना चाहता है, लोगों के कल्याण के लिए अगर वो काम करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस को लो रख सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है गवर्नमेंट सर्विसेज है, कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस है और गवर्नमेंट ही उसको प्रोवाइड कराती है, तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली इस गुड्स के ऊपर हो गई। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो लोगों के वेलफेयर के लिए जो गुड्स के प्राइस हैं उनको कम रख सकती है कंपेरेटिवली, अगर परफेक्ट कंपटीशन के देखा जाए तो यहाँ पर जो है इस तरीके से वो काम करती है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है कि जो मोनोपोली मार्केट है उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि आज या कल कभी भी कोई भी जो नया कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर वो उसके लिए आ सकता है, कोई भी नया प्रतियोगी जो है वो उसको टक्कर देने के लिए आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एकाधिकारी है, मोनोपोलिस्ट है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो गुड्स के प्राइस रखे जाएं वो लो रखे जाएं, ताकि जो नई फर्में हैं, जो न्यू फर्म्स हैं, वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो ये भी एक कारण होता है। बट अगर हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखें तो वो ये होती है कि जो आपके पास मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट के अंदर जो गुड्स के प्राइस होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन के साथ, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो गुड्स के प्राइस हैं वो लो होते हैं। और कारण भी हमने इसका जान लिया कि इसका कारण ये होता है कि जो मोनोपोली मार्केट है इसके अंदर जो प्राइस का डिसीजन है वो फर्म खुद लेती है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो यहाँ पर जो गुड्स के प्राइस का डिसीजन लिया जाता है वो इंडस्ट्री लेती है, और इंडस्ट्री भी यहाँ पर लेती है किसके बेस पर, गुड्स की डिमांड और सप्लाई के बेस पर। तो ये चीजें जो है वो इस तरीके से काम करती हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इस क्लास से संबंधित जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो क्लास की जो क्वालिटी है उसको हम टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस हम प्रोवाइड कर सकें। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।